थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है सरदार आज़म रशीद साहब। सरदार आज़म रशीद साहब सियासतदान हैं, इंटरनेशनल जो थिंक टैंक्स हैं उनका हिस्सा हैं। उसके साथ साथ ये माहिर बैनुल अक़वामी अमूर होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में इनका बहुत अहम रोल है। नाज़रीन पिछले 2 वीडियोज़ में हमने इमरान ख़ान और अमेरिका का जो साम्राज्य निज़ाम है वो किस तरह काम करता है, बरतानिया का सिस्टम किस तरह काम करता है, उसके ऊपर हमने बात की थी। तो मैंने लिंक छोड़ा था पिछली वीडियो में कि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इमरान ख़ान की रिहाई और पाकिस्तान के अगले 10 साल वो कैसे होंगे, इसके ऊपर आज सरदार साहब से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच जी। सरदार साहब, इमरान ख़ान, अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो साइफ़र केस में उनका जो है वो रिमांड 10 अक्टूबर तक बढ़ गया है। तो पहले तो इमरान ख़ान के हवाले से बताएं कि रिहाई का कोई मामला आपको बनता नज़र आ रहा है, कोई निगोशिएशन होती नज़र आ रही हैं, और फिर पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। जलाल साहब, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान गवर्न होता है इंटरनेशनल हालात पर। जो आजकल के हालात हैं जिसकी वजह से आपने ये बहुत बड़ी तेज़ी महसूस की और एक पाकिस्तान में हलचल मच गई और जिसमें इलेक्शंस की डेट तक जो है वो अनाउंस हो गई, वो G20 की समिट है जो इंडिया में हुई थी। G20 की समिट में ये डिसाइड हुआ था कि एक ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो गवादर से होते हुए एक हमने मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को कनेक्ट करना। ठीक है। और उसमें जो मेजर डिसीजन हुई है वो भी आज आपके चैनल में मैं बता रहा हूँ, जो कि मैंने नहीं बताई, वो थी रिकग्निशन ऑफ इज़राइल। अब इज़राइल की वो 3rd स्टेज आ गई है कि ज्यूज़ ये चाहते हैं कि अब दुनिया में और कोई मुल्क रहे ना जो उसको एज ए इज़राइल जो है उसको समझे भी और उसको एक्सेप्ट भी करे एज ए कंट्री। क्योंकि आपको पता है कि इज़राइल की एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल काम है। इज़राइल की एक्सेप्टेंस तो एक आई वॉश है। एक्चुअली क्या है कि जो बैतुल मुक़द्दस का जो कंट्रोल है वो दुनिया में सबसे अहम है। अब जो बैतुल मुक़द्दस का कंट्रोल है वो ज़ाहिर है आजकल ज्यूज़ के पास है। तो इसमें जो अब उनके लिए जो बहुत बड़ा जो सेकंड न्यूक्लियस जो मैं आपको बता रहा था जिस पे काम हो रहा था वो है सऊदी अरेबिया। तो आपने अभी देखा होगा कि इज़राइली प्राइम मिनिस्टर अभी गए थे अमेरिका और उन्होंने कहा था कि अनकरीब हमारा सऊदी अरेबिया के साथ एकॉर्ड होने वाला है और उसके साथ जो उसके मुंसलिक ममालिक हैं उनके साथ भी एकॉर्ड होने वाला है। जी 5-7 ममालिक के साथ जो है। अब वो जो ममालिक हैं उनमें क्या आता है, 2 चीज़ें हैं, 2 मुल्क आते हैं और एक उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ आते हैं और दूसरा एक ही मुल्क आता है जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं। सो अब उसी वजह से फिर आपके फॉरेन मिनिस्टर गिलानी साहब जो ऑब्वियसली बड़े एक सीजन्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं, एक सीजन्ड he's been secretary Gilani साहब, he's been secretary foreign affairs for a very long time और फिर वो एम्बेसडर भी रहे हैं, इंडिया में भी रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी रहे हैं। उनका ये बयान है कि जी एवरीथिंग वुड बी डन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बयान को नहीं तो हर वसी तर मुफाद में तो सारी चीजें चल रहा है। तो वो मसीद पहले ये नहीं होता था, पहले ये हमेशा कहा जाता था कि जनाब जो कुछ होगा वी विल नॉट रेकग्नाइज इजराइल एज ए कंट्री। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जी वो कह रहे हैं कि जी हम वो करेंगे जो पाकिस्तान के मुफाद की बात है। तो अब वो पाकिस्तान के मुफाद में क्या होता है वो देखने के लिए। सो इस वजह से जो डिसाइड हुआ है वो बताते चलें कि इमरान खान साहब को इसी तरह जेल में रखा जाएगा अनफॉर्चुनेटली, और उसकी उनके अगर कोई इलेक्शंस होते हैं तो उसमें ये जो है इनकी पार्टी से इनकी रुकनीत ख़त्म कर दी जाएगी और 20 से 25 सीटें जो इनके टूटे बूटे लोग हैं उनको अलॉट कर दी जाएंगी, जो कि पीटीआई का सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म होगा। बग़ैर इमरान खान पीटीआई तो ज़ीरो है। अब उसको कैसे मैनेज किया जाता है कि पीटीआई इटसेल्फ उसकी जो है वो रिकग्निशन ख़त्म हो जाएगी इमरान खान की नामौजूदगी की वजह से। तो ये रोड मैप है, उसमें नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो लाया जा रहा है और उसकी लाने की सिंपल सी वजह जैसे पहले आपको बताया कि इंटरनेशनल पावर्स हैं। इंटरनेशनल पावर्स ये समझती हैं कि नवाज़ शरीफ के आने से जो इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुक़ है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। कश्मीर इशू जो है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया डिसाइड होगा। उसके बाद जब ये डिसाइड हो जाएगा इंडिया के साथ कि हाँ जी कश्मीर इशू इज़ नो मोर एन इशू, वो फिर उन्हीं की टेरिटरी बन जाएगी और वो जो उनके सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला दिलवाया जाएगा कि हाँ जी थोड़ा सा आई वॉश करवाने के लिए। इसके बाद जो है इंडिया की सुप्रीमेसी जो है वो कायम हो जाएगी और आपको ये जो सो कॉल्ड
इन्वेस्टमेंट मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बताते चलते हैं, जो सो कॉल्ड आपकी 25 to 30 बिलियन इन्वेस्टमेंट आनी है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, विच इज़ इनडायरेक्ट एन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, एवरीबडी नोज अबाउट इट, वो आपको इस शर्त पे आएगी जिसमें यूएई भी शामिल होगा, ये भी बताते चलें आपको। इसमें ये होगा कि जी रिकग्निशन ऑफ इजराइल एज ए कंट्री आप कर लें। सब मेरे जो देखने वाले हैं ना वो आपकी गुफ्तगू को जो है ना उनके कानों से धुएं निकल रहे होंगे। तो वो ये जो आपकी जो डील होने वाली है उस डील का ये हिस्सा होगा कि जी आपको इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गए, वो तो हो चुके, अब आपको निकालना कैसे। वहाँ ये बैठ के डील होगी कि सऊदी अरेबिया उसका आगे एंकर होगा, पीछे उसके ऑब्वियसली वो लॉबी होगी और वो आपसे कहेंगे कि येस वी विल डू इन्वेस्टमेंट एंड गवादर, 25 बिलियन डॉलर की हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उसके बाद जो है आप रिकग्निशन ऑफ इजराइल कर लें और सुपरमेसी ऑफ जो सो कॉल्ड इंडिया है उसको आप एक्सेप्ट कर लें। तो ये ओवरऑल फाइनलाइज हुए। ये भी बताते चले कि आपको अगर फॉर एग्जांपल 25 बिलियन डॉलर्स आ गया तो क्या 25 बिलियन डॉलर्स आने के बाद आपकी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ। अमेरिका में हर हफ्ते आपको बताते चलें कि एक लॉटरीज निकलती हैं हर स्टेट में। ऐसी है वो लॉटरीज जो है ना जी वो हर किस्म की, कभी किसी की 200 मिलियन डॉलर, किसी की 300, किसी की हाँ, आज तक एक सर्वे हुआ पिछले साल, उसने कहा ये जो लॉटरी निकलती है इसमें से जिन लोगों की निकली है उनका हशर क्या हुआ, वो कहाँ है? तो उनमें से 99.9% ऐसे लोग थे जो अब फिर गरीब हो गए, इस वजह से कि कैपेबिलिटी नहीं थी अमीर होने की, कैपेबिलिटी नहीं थी उसको आगे उस इन्वेस्टमेंट को पूरा मैनेज करने की। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की अवाम के पास कैपेबिलिटी है लेकिन गवर्नमेंट के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। वो कैपेबिलिटी आएगा पैसा और वो नॉन प्रोफेशनलिज्म के तहत वो पैसा वापस चला जाएगा और आप वहाँ के वहाँ खड़े हो जाए। सरदार साहब, डॉलर को मैनेज किया जा रहा है, डॉलर की कीमत भी कम हो रही है लेकिन महंगाई जो है ना वो कम नहीं हो रही। देखिए मेन चीज़, आप डॉलर को महंगा कर रहे हैं, आप फलां को महंगा कर रहे हैं, आप इस चीज़ के साथ ये हो गया, ये क्या उसका रिजल्ट जो है ग्राउंड रियलिटीज़ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या उस डॉलर के महंगे होने से हमें जो फ़र्क पड़ा है या अब उसका जो सस्ते होने से क्या हमारा एसेंशियल गुड्स की तरफ हम क्या आ रहे हैं। पाकिस्तान में आपको बताते चलें कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, लोग समझते नहीं हैं। इट इज़ इन्फ्लेशन मोर देन 52%। और आप पाकिस्तान एक वाहिद मुल्कों में से एक मुल्क है जिसमें कोई आदमी अपना बजट बना ही नहीं सकता अगले 10 साल के लिए। आप कैसे बनाएंगे? आपको क्या पता है कि हाँ जी बिजली कितने की हो जाएगी? आपको क्या पता है जी पेट्रोल कितने का हो जाए? आपको क्या पता है जी डब रोटी जो आप ले रहे हैं कितने की हो जाएगी? आपको क्या पता है जो अंडा आप रोज एक लेते हैं वो कितने का हो जाएगा? आपको क्या पता कि जो आप सब्जी ले रहे हैं कि वो आलू मटर गाजर वो उस कीमत पे मिले? सो यू कैन नॉट मेक द बजट इन पाकिस्तान। उस वजह से क्यों क्रिएट किया जाता है? इस वजह से क्रिएट किया जाता है कि आपकी जो इकोनॉमिक पावर है, जो आपकी एसेंशियल गुड्स हैं, उससे निकलती हुई इतनी गिर जाए कि आपकी सैलरी का 100.2%, अब तो मैं ये कहता हूँ कि 1.50% तक आप आधा, जो 50% की जो मैं बात कर रहा हूँ वो उधार पे बात करता हूँ। हर आदमी लोन पे चल रहा है। किसी का लोन वो दुकानदार के पास है, गांव वाले का लोन वो जो वहाँ जो दुकान है उसके पास चल रहा है, जिम्मेदार का लोन जो है वो आरती के पास चल रहा है, बिजनेसमैन का लोन जो है वो बैंक के पास चल रहा है। सो इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए और आपको रियलिटीज़ ऑफ लाइफ पता होनी चाहिए। हम लोग जो हैं हम क्या चाहते हैं, हम जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है क्या चाह रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दें। आप देखें कि क्या हो रहा है, आप अपना बजट बनाते वक्त देखें कि आपके एसेंशियल गुड्स जो हैं वो कितने % आपकी इनकम के साथ मैच करते हैं। तो जिसके एसेंशियल गुड्स उसकी इनकम का 100% से लेके अगले 50% तक चल जाए तो आप कहेंगे कि जी प्रॉस्पेरिटी आ गई मुल्क में, कि जी आप समझेंगे कि जी लोग मोटरसाइकिल ज़्यादा लेने शुरू हो जाए। मैं आप हैरान हो गए। मैं ये भी बताता चलूँ करप्शन की बात, ये चीज़ बहुत अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये इदारों को बताना कि करप्शन दुनिया में इतनी ज़्यादा है कि आप उसके किसी लिहाज से उसको ख़त्म नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जो करप्शन होनी है होती रहे, जो प्रोडक्ट बनना है वो काम का बन जाए। अगर वो रोड कंस्ट्रक्शन होनी है तो उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। करप्शन को आप दुनिया, क्योंकि ये जो निज़ाम है जिसको आप सो कॉल्ड कैपिटलिज्म कहते हैं, सो कॉल्ड सरमायादाराना निज़ाम कहते हैं, जो दुनिया का निज़ाम है ये बेस ही करप्शन पे कर रहा है। हर आदमी, अमेरिका का जो ऊपर वाला आदमी है वो सब करप्शन कर रहा है।
पूरी दुनिया में उन्होंने करप्ट सोसाइटी बनाई हुई है। ऐसे ही ये है, बिल्कुल बेस ही सही। करप्शन पे करता है। इससे पहले जो मुआशरा था, ये 200-250 साल 300 साल से पहले, क्या करप्शन बेस्ड मुआशरा था? इधर तो फकीर नहीं आपको मिलता था सब कॉन्टिनेंट में। यही आपका सब कॉन्टिनेंट जो था ऐसे ही है। वो गोल्डन ईगल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता था। ये कहते थे कि ये ऐसा सब कॉन्टिनेंट है जिसमें हर चीज आ गई, मौसम भी आ गए, पानी भी आ गए, लोग भी हर तरीके के आ गए, जो चीज दुनिया के चाहते हैं वो आ गई। आपके पास लेबर भी आ गई, सबसे ज्यादा इंटेलेक्ट भी आ गया। अब जहां लोगों का इंटेलेक्ट भी हो, जहां जमीनी हकायक भी ऐसे हो कि आपके पास दुनिया की सारी चीजें हो रही हैं, और उसके अलावा आप इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे लोकेटेड हो कि आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं, सेल्फ सफिशिएंट हो, उसको फिर ब्रेक किया गया। उसको ब्रेक करते करते इस मुल्क के अंदर और इंडिया, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, ये आपको बताते चलें 23 से 24% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ इधर से जाता था। आज यहाँ का जीडीपी क्या जाना है, 1% से अलावा जीडीपी आप बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार साहब, इमरान खान के बारे में तो कहा जाता सारे हमारे जो उसकी अपोजिशन है यहूदी एजेंट है, अमेरिका का यार है, तो इमरान खान क्यों सूट नहीं करता मगरिब को? इमरान खान की जो आपके समझें कि माइनस इमरान खान जो गवर्नमेंट है, वो बेसिकली ये मत समझें कि सिर्फ यहाँ के थिंक टैंक्स ने ये बताया। पाकिस्तान के मुतालिक दुनिया के जितने टॉप मोस्ट थिंक टैंक्स हैं वो पाकिस्तान की स्टडी 24 घंटे करते हैं, और इसी वजह से जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है वो आपकी हर डील में शामिल होता है, वही कराता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही आपके साथ पूरा स्टेट डिपार्टमेंट ही बन के नवाज शरीफ को लेके आएगा। उन्होंने उसी वक्त मिसा के जमहूरियत करवाया, अब उसके बाद लगे हुए हैं कि जी नवाज शरीफ को अब दोबारा लेके आना। सो हर वक्त वो इन्वॉल्व होता है। इसमें उनको वो सूट नहीं करता, इस वजह से सूट नहीं करता कि उनको ट्रेडर चाहिए, उनको एक ऐसा बिजनेसमैन चाहिए। जो जरदारी साहब बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनको कहते हैं भाई इतने लोगे इतने दोगे, इनको भी वो कहते हैं भाई इतने लो इतने दे दो। सो वो जो टिल्ट वाली बात है कि जी आपकी कंडीशंस पे किसी तरीके से कोई लीडर जो है वो सूट करता है, तो उनको किसी लिहाज से कोई इमरान खान सूट नहीं करता। तो इस वजह से इमरान खान को ये चाह रहे हैं कि इस किस्म के इलेक्शंस करा के आप गवर्नमेंट बना देंगे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ये वो सिलसिला नहीं है जो पहले होता आया, ये वो सिलसिला नहीं है जो आपने पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के साथ कर लिया, ये वो सिलसिला नहीं है जो भुट्टो के साथ कर लिया। This time they should realize that कि more than 70 to 80% of the real vote bank, the people who go and vote are not with any other party, they are with Imran Khan. I don't know why, but they are with Imran Khan. तो आप अगर ऐसे इलेक्शंस करवा लेते हैं तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी आएगी? आप कितनी धांधली करके, फॉर एग्जांपल इंटरिम सेटअप है, आपका क्या ख्याल है कि किसी लोग, मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि अबाउट 40 to 50% ऑफ द पीपल डजंट नो द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आप बात कीजिए किसी, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड, उन्हें प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता, उनको प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता। तो ये पता नहीं कौन सी फिजिबिलिटीज आप बना बैठ जाते हैं। सो इस वजह से आपको ये समझने की जरूरत है कि इलेक्शन विद इमरान खान, और अगर आपने उसको अरेस्ट रखा, आप ये समझ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल जाएंगे। इट इज रिवर्स साइकिल चल रहा है, जितनी देर हो रही है उतना ही उनका वोट बैंक डेवलप हो रहा है। सो दे हैव टू रियलाइज, दे हैव टू सी कि जो आपकी सुपर पावर्स हैं, क्या आपने अब जो पुरानी पॉलिसी आपकी चल रही है फॉरेन पॉलिसी, उसके तहत है। मुझे बताइए कौन सा एम्बेसडर है जो इलेक्शन कमिश्नर को जाके मिलता है? आज तक मिल सके? पहले तो कमी नहीं हुआ। कौन सा उसके बाद डेट अनाउंस हो जाती है? कौन सा ऐसा एम्बेसडर है जो ग्वादर जाते हैं? कौन से ऐसे एम्बेसडर जो गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं? हु इज दिस? वे क्या पावर है? सो ये हमें रियलाइज करना चाहिए कि वो कौन है जो हमारे इतने माइक्रो लेवल पे हमें कंट्रोल करते हैं। और माइक्रो लेवल पे एकदम कैसे डेट आ गई? दे डिसाइडेड। उसके बाद क्यों एक्टिविटीज शुरू हो गई? दे डिसाइडेड कि ये होना है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब क्यों कह रहे हैं कि जी किताब पे मेरे से लिखवा लें, साइन करवा लें, आई एम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो कैसे होना शुरू हो गया? सो द पावर हु मैटर्स ने बता दिया कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर। तो अब ये जो कन्फ्रंटेशन है, जो मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, जो आपकी लोकल इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये देखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को लाना ज़रूरी है कि क्या इस गवर्नमेंट को माइनस इमरान खान चलाना ज़रूरी है? नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब। सरदार साहब ने की बातें आपने सुनी। सरदार साहब कहते हैं कि इमरान खान को जितना आप जेल में रखेंगे उसका नुकसान होगा मुल्क को। अगली वीडियो में मैंने सरदार साहब से पूछना है कि नवाज़ और शहबाज इनमें से कौन काबिल कबूल होगा
पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, और इमरान खान का मुस्तकबिल इनको क्या नज़र आता है, और जो नई पार्टियाँ बनने जा रही हैं उनका क्या स्कोप होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।